बाइजू ने उसे फेंगक्सू की ओर मोड़ दिया और उन तीनों को शांति से देखा। तारों वाले आकाश के छात्र, अच्छे युद्ध कौशल। उद्धरण चिन्ह। आप कौन है? आप एक आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी हम तीनों को कभी नहीं कुचल सकते। हम सभी प्रमुख कॉलेजों में कुलीन हैं, आदमी ने अविश्वास में कहा। बाइजू की आंखें हीरे की तुलना में उज्जवल थीं। उत्तर पूर्व को नीले रंग के रूप में चिन्हित करने के लिए धन्यवाद। मैं यहां परेशान नहीं होना चाहता। उद्धरण चिन्ह। छात्र ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली और अपने व्यक्तिगत टर्मिनल को सक्रिय कर दिया जैसे कि उसे नियुक्त किया गया हो। थोड़ी देर के बाद पूर्वोत्तर चीन का क्षेत्र इंटरनेट पर नीला हो गया। लू यिन ने दादी को ले लिया और उस रात को सेट किया। जिनलिंग के उत्तर में 100 किलोमीटर की दूरी पर आराम किया और फिर उत्तर की ओर बढ़ते रहे। इस समय वे वेई काउंटी शेडोंग आए। अरे, पूर्वोत्तर नीला हो गया है, दादी ने आश्चर्य में कहा। लू यिन हैरान था। क्या बाइजू को हराया गया है? इसके बारे में सोचने के लिए लू यिन के लिए कोई जगह नहीं थी। आकाश और आगे पृथ्वी में एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। यह एक विलो पेड़ की तरह दिखता था, जिसकी शाखाएं 1 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई थीं। कई शाखाओं ने आकाश को कवर किया, पूरे वेई काउंटी और यहां तक कि आसपास की सड़कों और पहाड़ी गांवों को बह दिया। लू यिन और दादी तुरंत रुक गए, अवचेतन रूप से अपनी लड़ाकू शक्ति का पता लगा रहे थे। 4290 दो एक्सक्लूसिव, ये फ्यूजन की शक्ति है, और उनके सामने विशाल उत्परिवर्ती पेड़ फ्यूजन का एक प्राणी है। इसके चारों ओर जाओ। लू यिन ने इससे बचने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया। अचानक कई शाखाएं नीचे नदी से निकली और लू यिन और दादी की ओर खींची गईं। लू यिन ने दादी को दूर धकेल दिया और खुद को बचा लिया। शाखाओं ने आकाश में खींच लिया, हवा को फाड़ दिया और जोर से शोर किया। दादी को डर था कि अगर लू यिन ने उसे दूर नहीं धकेल दिया तो वह पिघल गए दायरे में प्राणियों द्वारा हमला किया गया होगा। चारों ओर जाओ, अतीत से बचें, लू यिन चिल्लाया। जब वे बोल रहे थे, सभी दिशाओं में अनगिनत शाखाएं दिखाई दी, और यह स्पष्ट था कि उनमें से 2 अभी भी उत्परिवर्ती विशाल पेड़ से काफी दूरी पर थे, लेकिन वे अभी भी इसके हमले की सीमा के भीतर थे। इस समय विशालकाय पेड़ को बाईपास करना मुश्किल है। यदि उन पर विशालकाय पेड़ के हमले की त्रिज्या का उपयोग त्रिज्या के रूप में किया जाता है, तो वे इसे कम से कम 10 सेकंड के लिए बाईपास करना चाहते हैं। यह एक रूढ़िवादी अनुमान है। विशाल पेड़ उन्हें आसानी से पारित करने की अनुमति नहीं दे सकता है, विशेष रूप से ग्रैनी, उसकी गति के आसपास प्राप्त करना मुश्किल है। लू यिन हवा में चली गई। ये देखते हुए कि दादी इसका समर्थन नहीं कर सकती, उसने एक हथेली से गोली चलाई और विभाजित खाली हथेली ने शाखा को दूर कर दिया। उसका शरीर जल्दी से दादी के पास गया, उसे गले लगाया और सीधे उत्परिवर्ती विशालकाय पेड़ पर चढ़ गया। आप पागल हैं, दादी को झटका लगा, उसके सामने विशाल पेड़ को करीब और करीब से देखते हुए, और विशालकाय अजगर की तरह आकाश में उड़ने वाली अनगिनत शाखाएं हड्डियों के साथ जमीन पर बेहोश दिखाई देती हैं, बेहद डरावना। लू यिन ने पूरी तरह से कहा, पीछे देखें। दादी ने पीछे देखा, उसका चेहरा पीला हो गया, उनकी पीठ अवरुद्ध हो गई, और असीम हरी शाखाओं ने उन्हें अवरुद्ध करने के लिए एक दीवार बनाई, जिससे वे अप्रतिरोध्य हो गए। ये खत्म हो गया है, रियलिंग प्राणी पिघल रहा है, हम मर चुके हैं, दादी ने दुख की बात कही। लू यिन ने ठंडी आंखों से परिवेश को स्कैन किया, एक के बाद एक शाखाएं खींची। लू यिन ने लंबी दूरी तय करने के लिए कभी कभी शाखाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए निपुणता से चकमा दिया। इस समय वो उत्परिवर्ती विशालकाय पेड़ के शरीर से केवल 3 किलोमीटर से कम दूरी पर था। जितना करीब आप प्राप्त करते हैं, उतना ही आप इस विशाल पेड़ की विनम्रता और भयावहता को महसूस कर सकते हैं। ऊर्जा शून्य को विकृत करती है और आकाश को अस्पष्ट करती है। लू यिन भाग्यशाली था कि वह बुद्धिमान प्राणियों का सामना नहीं कर रहा था। यद्यपि यह उत्परिवर्ती विशाल वृक्ष शक्तिशाली था, लेकिन उसका हमला पूरी तरह से सहज था। इसने उसे दादी के साथ सुरक्षित रूप से रहने की अनुमति दी, लेकिन वह निश्चित रूप से लंबे समय तक पकड़ में नहीं आ पाएगा। दादी ने निंगकोंग रिंग से 10 से अधिक लॉ क्रिस्टल निकाले और उन्हें नीचे गिरा दिया, और आग की लपटें जमीन से जल गईं। लू यिन अवाक था, आप अभी भी इसे जलाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। दादी ने कड़वा कहा, इसे आजमाएं, शायद यह आग से डरता है। उद्धरण चिन्ह। यह कोई समस्या नहीं है। पौधे आग से डरते हैं। लेकिन उस विशालकाय पेड़ को देखना जो आपके सामने आकाश को चमकाता है, कम से कम ज्वालामुखी विस्फोट की उम्मीद है यदि आप इसे प्रज्वलित करना चाहते हैं। जिनलिंग सिटी के बाहर फ्लेम क्रिस्टल मिनरल डिपॉजिट पर्याप्त नहीं है। लू यिन के पास दादी के साथ बकवास करने का समय नहीं था, उसकी आंखें घनीभूत थीं, ये बात है।
लोग उत्परिवर्तित विशाल वृक्ष के नीचे एक काला धब्बा चारों ओर चला गया और फिर लू यिन और अन्य की तरह बड़ा और बड़ा हो गया। वह आदमी विशालकाय पेड़ के करीब था और ट्रंक के हमले से बचने के लिए पीछे हटता रहा। इतना मजबूत, दादी हैरान थी। उसने सोचा कि वह पेड़ के तने पर हमला नहीं कर सकती। यदि ये लू यिन के लिए नहीं होता तो वह मर जाती, लेकिन दूरी का व्यक्ति स्पष्ट रूप से अच्छा करने में सक्षम था और आराम से दिखता था। जब लू यिन ने आदमी को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखें ठंडी थी। ये चांदी के बालों वाला आदमी था। चांदनी के नीचे पूर्ण शक्ति वाले स्टार हथेली को एक सुंदर तितली चाकू द्वारा हल किया गया था। लू यिन इस दृश्य को कभी नहीं भूलेंगे। वह क्षितिज में पूर्ण शक्ति स्टार हथेली के साथ ट्रेस को गंभीर रूप से घायल कर सकता था और अंत में क्षितिज में स्टार की पूर्ण शक्ति हथेली तक पहुंचने के बाद हल किया गया था। उस समय ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहल की, लेकिन दूसरे पक्ष के जानलेवा इरादे ने उन्हें चौतरफा प्रयास करने के लिए पहल करने के लिए मजबूर किया। उस समय वह पूरी तरह से निष्क्रिय था और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी के नीचे का पता नहीं लगा सका। हाँ सहपाठी, फिर से मिलते हैं। चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने लू यिन की आंखों को हल्का करते हुए मुस्कुराते हुए लू यिन का अभिवादन किया। दादी हैरान है, वे एक दूसरे को जानते हैं। लू यिन ने पेड़ के तने को चाबुक से बचा लिया और हल्के से कहा, संयोग। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले आदमी ने पेड़ के तने को हल्के से टाला। दुर्भाग्य से मैं थोड़ी देर के लिए फंस गया हूं। यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं तो एक उच्च संभावना है कि आप मुझसे मिलेंगे, भाग्य। उद्धरण चिन्ह। क्या आप जानते हैं कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं? लू यिन ने एक भान उठाए और भ्रम में पूछा। चांदी के बालों वाले आदमी ने स्वाभाविक रूप से कहा, बेशक, मैं आपकी मंजिल भी जानता हूं, ये राजधानी होना चाहिए, सही। लू यिन ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि यह व्यक्ति कौन था और क्या वह एक निश्चित अकादमी में सबसे मजबूत था जो ये जी ने कहा था। सावधान रहें, दादी ने कहा। उसके सामने दर्जनों शाखाएं सभी दिशाओं में चांदी के बालों वाले आदमी की ओर आकर्षित हुई। चांदी के बालों वाला आदमी दादी के अनुकूल मुस्कुराया और एक सुंदर तितली चाकू उसके दाहिने हाथ में बेवजह दिखाई दिया, एक भव्य फैंसी सिर पर फेंक दिया। ट्रंक की ओर एक नर्म ध्वनि थी, ट्रंक को छेद दिया गया था और चांदी के बालों वाले आदमी को अनसुना कर दिया गया था। अपना सिर घुमाया और फिर से दादी को मुस्कुराया और फिर लू यिन को उत्तेजक रूप से देखा। लू यिन ने दादी को कसकर गले लगाया और दादी की भयावह टकटकी के तहत उन्होंने अपनी हथेली उठाए और हमलावर पेड़ के तने को थपथपाया। सितारे उसकी हथेली में दिखाई दिए और उसकी हथेली के नीचे ट्रंक फट गया। लू यिन भी बिना सोचे समझे बाहर चला गया। मुझे कल रात अच्छी नींद नहीं आई, मैंने 3 बिंदुओं का इस्तेमाल किया, लू यिन ने हल्के में कहा। चांदी के बालों वाले आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया, मैंने 2 बिंदुओं का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये गलत याद आया, मैंने थोड़ा प्रयास किया, लू यिन ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिया। चांदी के बालों वाला आदमी सूंघ गया, मैंने आधा बल इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह। दादी अवाक है, दोनों लड़ रहे हैं। इस मोड़ पर मुझे पता नहीं क्यों चांदी के बालों वाले आदमी का सामना करते हुए लू यिन हमेशा संकट की एक अवर्णनीय भावना महसूस करता है, जैसे कि उसके सिर के ऊपर लटका हुआ एक तितली चाकू किसी भी समय गिर जाएगा। अनजाने में वह इस व्यक्ति को ईर्ष्या करना चाहता है, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सकता है कि यह कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। अंतरिक्ष को बंद करते हुए अनगिनत शाखाएं फिर से सभी दिशाओं में दिखाई दी। लू यिन ने हल्के से चांदी के बालों वाले आदमी से कहा, चलो हाथ मिलाएं, मुख्य शरीर पर हमला करें, अन्यथा ये कभी खत्म नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया, मैं दूसरे दिन खेलने के लिए बहुत थक गया था, अन्यथा मैं इसे खुद से हल कर सकता हूँ। लू यिन ने हल्के से कहा, अगर मैं जल्दी में नहीं था तो मैं अपना हाथ आजमाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाला आदमी अपना मुंह झुकाकर वीट ब्रांच पर चला गया और विशालकाय पेड़ की ओर बढ़ा। लू यिन ने दादी को जमीन पर आग की लपटों की ओर फेंक दिया, अपने आप को सावधान करें, और बोलने के बाद विशाल पेड़ के शरीर की ओर बढ़ गया। दोनों विशाल वृक्ष के शरीर से बहुत दूर नहीं थे और वे पलक झपकते ही वहां पहुंच गए थे। अन्वेषण क्षेत्र को पार करना खेती में एक महत्वपूर्ण कदम है। दायरे तक पहुंचने से साबित होता है कि यह शुरू में मजबूत हो गया है और मानव शरीर की सीमा को छूता है। इस दायरे में व्यवसाय लंबे समय तक रहेंगे जब तक कि वे मानव शरीर की सीमा से नहीं टूट जाते। दायरे औसत छात्र कुलीन खोजकर्ता हैं और शायद ही कभी समलन तक पहुंचते हैं, और जो छात्र अन्वेषण में समलन प्राणियों से लड़ सकते हैं वे भी दुर्लभ हैं। हालांकि विशाल पेड़ बुद्धिमान प्राणी नहीं है, वे बहुत बड़े हैं और उनमें बहुत ऊर्जा है।
विशालता इसे हराने साधारण समलन प्राणियों को हराने की तुलना में अधिक कठिन है। चांदी के बालों वाला आदमी विशालकाय पेड़ की ओर धराशायी हो गया, जिसमें तितली चाकू से सफेद रोशनी चमकती थी और उल्का में बदल जाती थी। लू यिन के हेवनली स्टार पाम ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और बेहोश होकर एक और सितारा अपने भ्रूण के रूप में दिखाई दिया। ये दूसरा सितारा है। एक बार जब ये बन जाता है तो इसकी शक्ति फिर से आसमान छू जाएगी। दोनों ने लगभग एक ही समय में विशालकाय पेड़ पर हमला किया। तितली चाकू और स्टार हथेली ने उसी स्थिति पर हमला किया। विशालकाय पेड़ की दृढ़ सतह धीरे धीरे टूट गई। फिर एक धमाके के साथ दोनों ने विशाल पेड़ को छेद दिया और एक ही स्थान पर तैरते हुए सैकड़ों मीटर की दूरी पर पहुंचे। मिडएयर में वापस देख रहे हैं। विशाल उत्परिवर्ती विशाल पेड़ धीरे धीरे गिर गया, अनगिनत शाखाएं गिर गईं, पृथ्वी को कुचल दिया और नदी को कवर किया गया। लू यिन और चांदी के बालों वाले आदमी ने एक ही समय में एक दूसरे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जिस क्षण उन्होंने हमला किया, वे दोनों एक दूसरे की ताकत महसूस करते थे, इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से। ये व्यक्ति मजबूत हो गया और यह वाक्य एक ही समय में दोनों दिमागों में दिखाई दिया। दूसरी ओर दादी सबसे चौंकाने वाली है। उत्परिवर्ती संयंत्र को छिपाना या मारना आसान है क्योंकि रक्षा बहुत मजबूत है। हालांकि वह विलो के साथ कभी नहीं लड़ी है, लेकिन यह निश्चित है कि विलो इस विशालकाय पेड़ को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल असमर्थ है। व्यक्ति वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, वे अकादमी में सबसे मजबूत की तुलना में तुलनीय या बेहतर हैं। टोक, वह व्यक्ति कौन है? दादी ने चांदी के बालों वाले आदमी को देखा। उसे इस व्यक्ति की कोई छाप नहीं थी। तितली चाकू और चांदी के बाल सभी दुर्लभ विशेषताएं थीं, लेकिन उन्हें कोई आभास नहीं था। वे मूल निवासी नहीं होंगे। अरे, ब्लेड कुंद है और इसे तेज करने का कोई समय नहीं है, इसलिए मैं मुश्किल से अपनी लड़ाकू शक्ति का 50% उपयोग कर सकता हूं। चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने पछतावा होने का नाटक किया और उसने लू यिन पर नजर डाली जैसा उसने बोला। लू यिन की आंखें चमक गईं और उसने अपनी हथेली को देखने के लिए अपना हाथ उठाया। गंदे हाथ, मुश्किल से अपनी लड़ाकू शक्ति का 40% भाग। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाला आदमी अवाक है। क्या ये भी एक कारण है? सहपाठियों, हम सभी दूसरी बार मिले हैं और हम खुद को रिपोर्ट करते हैं। मेरा नाम यिन। चांदी के बालों वाला आदमी लू यिन पर मुस्कुराया, एक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। लू यिन हल्के से मुस्कुराया। मेरा नाम यत्ता है, मैं टाटा ग्रह से आता हूं और मेरे दादा प्रिंसिपल हैं। उद्धरण चिन्ह। यिन ने कहा, प्रिंसिपल दूसरी पीढ़ी सीखे नहीं, तीसरी पीढ़ी सीखे, बधाई। उद्धरण चिन्ह। लू यिन मुस्कुराया और कहा, आप विनम्र हैं, मुझे आपके चांदी के बाल पसंद है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, मुझे भी ये पसंद है, वैसे मुझे पहले से छोड़ना होगा और अलविदा। सहपाठी यत्ता, यिन ने विनम्रता से कहा। लू यिन मुस्कुराया और कहा, अलविदा चांदी। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही चांदी आकाश में गायब हो गई। दादी ने लू यिन के पीछे उड़ान भरी और पूछा, वह किस स्कूल से है? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुको, क्या आप ऊर्जा क्रिस्टल नहीं चाहते हैं? दादी ने अपना हाथ बाहर रखा और उसकी हथेली में एक सफेद क्रिस्टल, एक उंगली का आकार सूरज के नीचे प्रकाश को दर्शाता है। इस तरह का ऊर्जा क्रिस्टल अवशोषण के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसे एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हथियारों की ऊर्जा अभी भी एक अच्छी कीमत पर है, आखिरकार यह एक समलन प्राणी है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने इसे अनजाने में लिया। चलो सड़क पर जारी रखें। बोलने के बाद उन्होंने दादी को लिया और उत्तर की ओर उड़ान भरी। पृथ्वी के विकासवादी जीवों में ऊर्जा क्रिस्टल ब्रह्मांड में अवर ऊर्जा क्रिस्टल से संबंधित है। यहां तक कि रेंजर्स जो सीधे ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित करते हैं, उनका उपयोग नहीं करेंगे। बहुत अधिक अशुद्धियां हैं जो खेती की प्रगति को प्रभावित करेगी, और यह स्वयं लू यिन के लिए कोई फायदा नहीं है। पासा भी बहुत अचार खाने वाले होते हैं। वे द्वितीय श्रेणी के ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित नहीं करते हैं। लू यिन ने बहुत अधिक संचय करने की योजना बनाई और फिर उन्हें स्टार ऊर्जा क्रिस्टल के बदले में बेच दिया। यिन ने पूर्व की ओर उड़ान भरी, एक निश्चित दूरी के बाद रुक गया, पीछे देखा और उसकी आंखें हैरान थीं, किस तरह का मुकाबला कौशल। बस अन्वेषण वातावरण के माध्यम से टूट गया और वास्तव में मुझे अवरुद्ध कर सकता है। अपरिचित मुकाबला कौशल, लेकिन वे बहुत मजबूत हैं। वापस जाते समय आपको अवश्य देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रलय का दिन आया, राजधानी में अनगिनत आम लोग लाश बन गए और राष्ट्रीय प्रबंधन ने एक बड़े विस्फोट में अपना सारा जीवन खो दिया। राजधानी में कोई नेता नहीं था।
सौभाग्य से 7 ऋषियों का पहला अध्याय अराजकता को दबाने और लाश को फैलाने के लिए आगे आया, जिसने राजधानी को बचाया। राजधानी के 1/3 से भी कम क्षेत्र बना रहा और सभी परिधि लाशों के एक अंतहीन ज्वार में गिर गई। राजधानी में बहुत सारे लोग हैं, लगभग 10 मिलियन लाश के साथ जिनलिंग से अधिक है। भले ही आधा साल से अधिक समय बीत गया हो, लेकिन झांग डिंगटिन की ताकत और राजधानी में 100,000 से अधिक विकास अभी भी इन लाशों को खत्म नहीं कर सकते हैं। राजधानी अनगिनत चींटियों से घिरे एक विशाल जानवर की तरह है। ये स्पष्ट रूप से चींटियों को कुचलने की ताकत रखता है, लेकिन ये फंस गया है और स्थानांतरित करने में असमर्थ है। राजधानी सभा स्थल को 10 मीटर ऊंचे स्टील से प्रबलित किया गया है और कई विकासवादी गार्ड स्टील सिटी की दीवार पर घनी तरह से खड़े हैं, शांति से लाशों को दूर से भटकते हुए देख रहे हैं। शहर के द्वार समय समय पर खोले जाते थे और शहर से बाहर उपयोगी सामग्री एकत्र करने की उम्मीद में सेना से पट्टे पर लिए गए बख्तरबंद वाहनों में विकासवादी भाग गए। लंबे समय के बाद शहर का गेट फिर से खुला और एक बख्तरबंद वाहन शहर में चला गया। स्टील सिटी की दीवार पर एक सेंटुरियन आश्चर्यचकित था, क्या वह बख्तरबंद कार अभी बाहर नहीं गई है? उद्धरण चिन्ह। उनके बगल में एक अन्य केंद्र ने कहा, सामान्य, मुझे एक शक्तिशाली उत्परिवर्ती जानवर का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह। स्टील सिटी की दीवार के पास कई बच्चे लोग इकट्ठा हुए। वे चीर फाड़ वाले कपड़ों में थे और उनमें से ज्यादातर पतले और भूखे थे। बख्तरबंद वाहनों को देखकर और जल्दी से उन्हें घेर लिया, वे बिल्कुल भी नहीं रुके और लगभग लोगों को मारा। कार के अंदर पेरिस की आंखें जल गईं, यह आदिम थर्मल हथियार केवल पाठ्यपुस्तकों में देखा गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑपरेशन का एक और दिन होगा। ये वास्तव में दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह। विलो मुस्कुराया और कहा, यदि आप चाहें तो एक वापस ले लें। उद्धरण चिन्ह। पीछे बेली गंभीर लग रही थी, राजधानी के अंदर देख रही थी, जहां समय समय पर ऊर्जा की चमक बढ़ रही थी, यहां तक कि उसके दिल की धड़कन भी। विलो, राजधानी में सबसे मजबूत कौन है? बेली ने पूछा। उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वह अलग महसूस करते हैं। विलो ने कहा, झांग डिंगटिन नाम का एक व्यक्ति, जिसे क्रेजी तलवार हुसैन के नाम से जाना जाता है, 7 ऋषियों का प्रमुख है। उद्धरण चिन्ह। बेली की आंखें गंभीर थीं। विलो ने बेली पर नजर डाली, इसके बारे में चिंता न करें, इस ग्रह पर 7 सबसे मजबूत संत कहीं नहीं पाए जाते हैं, बमुश्किल कुछ संभ्रांत छात्रों को पार कर रहे हैं, और आपके और मेरे पीछे। उद्धरण चिन्ह। बेली ने विलो को नजरअंदाज कर दिया, और वह तीनों में से केवल एक था जिसने जिद्दी शक्ति को महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता है और नहीं, जाहिर है, बहुत दूर लेकिन बहुत करीब। सैनिकों, चेतावनियों की अनदेखी करते हुए बख्तरबंद वाहनों ने पूरे रास्ते दौड़ लगाए और सीधे शहर के दक्षिण में पहुंच गए, जहां बड़ा विस्फोट हुआ। जिस स्थान पर शहर के दक्षिण में विस्फोट हुआ था, वह लंबे समय से बंद है, और गार्ड पर 10,000 कप्तान है। जब बख्तरबंद कार दिखाई दी, तो इसे तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया, और पेरिस ने उत्साह से इसमें प्रवेश किया। बोर्ड के एक जोरदार चिल्लाहट के साथ, एक प्रीफेक्चर स्तर के महाप्रबंधक ने गोली मार दी, उच्च छलांग लगाए और बख्तरबंद वाहन पर हमला किया। विलो ने अपनी आंखें उठाई और अपनी उंगलियों को बेतरतीब ढंग से उड़ा दिया। तेज हवा ने हवा को फाड़ दिया और कप्तान में घुस गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। आसपास के सैनिक चौंक गए। बख्तरबंद कार बंद हो गई और बेली के तीनों बाहर चले गए, धधकते लाल मैग्मा को देखते हुए गड्ढे को दूर नहीं, और ऊपर की हवा विकृत हो गई। ये यहाँ है, एक बड़ा विस्फोट इस ग्रह के लिए विकास लाया, लेकिन लाश चली गई है, विलो ने गहरी आवाज में कहा। बेली की आंखें चिंतनशील थीं और गड्ढा मैग्मा से भरा था। यहां तक कि अगर सुराग थे तो उन्हें जला दिया गया था। उन्हें यहां से खबर नहीं मिल सकती है। ऐसा लगता है कि हम केवल राजधानी के प्रिंसिपल 7 ऋषियों में से पहला पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। विलो हल्के से मुस्कुराया, मैं उसे प्राप्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह बेली बोलने वाली थी, उसकी आंखें अचानक घनीभूत हो गईं और ऊपर देखा। उसी समय विलो और पेरिस ने भी देखा। कुछ बिंदु पर एक आदमी चुपचाप आकाश में खड़ा था, उन्हें ठंड से घूर रहा था। इस दृश्य को देखकर बेली की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। ये व्यक्ति कब दिखा? पेरिस हैरान था। अधिक ऊंचाई पर आदमी ने अपने दाहिने हाथ में चाकू रखा और धीरे धीरे उतरा। चारों ओर के सैनिकों ने एक साथ सलामी दी, हुआ शेंग देखें। उद्धरण चिन्ह। बेली की आंखें आश्चर्यचकित थीं, ये व्यक्ति झांग डिंगटिन है। सभी को पीछे छोड़ें, झांग डिंगटिन ने हल्के से कहा, और उनके चारों ओर के सभी सैनिक तुरंत एक व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गए।
बेली के तीनों ने झांग डिंगटिन को ध्यान से देखा। उनकी उपस्थिति साधारण थी, बहुत मजबूत नहीं थी, और उनके शरीर पर कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। ये कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लग रहा था, लेकिन एक बात यह थी कि इस व्यक्ति ने एक पूरे के रूप में लोगों को एक बहुत ही दबंग एहसास दिया। ये जानने के लिए कि कैसे प्रकट होना है, तीनों ने महसूस किया कि यह व्यक्ति दबंग था, शायद चाकू के कारण। क्या आप सितारों से हैं? झांग डिंगटिन ने शांति से उन तीनों को देखा और हल्के से कहा। विलो ने कुछ कदम आगे बढ़ाया। हाँ, हम सितारों से हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटिन ने विलो को देखा और बेली को देखा। राजधानी छोड़कर इसमें कदम रखने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बेली की आंखें संकुचित हो गईं। विलो गुस्से में था, आदमी ने वास्तव में उसे अनदेखा कर दिया। मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है, क्या आपने इसे नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटिन ने विलो पर नजर डाली। छोड़ने से पहले, राजधानी को बाधित करने की सजा के रूप में हर कोई मुझसे एक चाकू पीड़ित होगा। उन तीनों ने जवाब देने के बाद उन्होंने चाकू से अपना हाथ उठाया और पहला कट विलो में था। डीडी पेरिस के व्यक्तिगत टर्मिनल ने अचानक धमाका किया और उसने नीचे देखा और उसका चेहरा काफी बदल गया। सावधान रहें, विलो, वह एक सीमा पार मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। विलो का चेहरा बदल गया और उसके सामने सामान्य छुरा बेहद भयानक हो गया। दुनिया और पृथ्वी के बीच सब कुछ गायब हो गया। केवल तलवार उसकी आंखों में थी, करीब और करीब हो रही थी, और विलो के शिष्य सिकुड़ गए। हथेली को उठाते हुए, क्रैकिंग पाम, एक कम विकास को छोड़ दें, और हवा फट गई, जिससे हवा की लहर आगे बढ़ गई। झांग डिंगटिन हवा में फिसल गया, फटा हथेली द्वारा अवरुद्ध। मजबूत हवा का दबाव अचानक फैल गया, जिससे आसपास फैल गया और पृथ्वी बिखर गई। पेरिस की सांस स्थिर थी और वह जल्दी से वापस आ गई। हर गड्ढे में मैग्मा उठा लिया गया। दूरी में अनगिनत सैनिकों ने इस दृश्य को झटके से देखा, और हर बार हुआ शिंग ने एक चाल चली। यह बहुत चौंकाने वाला था। विलो ने अपने दांत पीस लिए और झांग डिंगटिन को देखा, जो अविश्वास में उसके सामने केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। एक आदिवासी और एक तुच्छ आदिवासी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? सीमा पार से बिजली के गोदाम, इस तरह की बुराई वास्तव में स्वदेशी लोगों के बीच मौजूद है। उसके पीछे, उसने अपने हाथों को सूचीबद्ध किया और एक पंच के साथ झांग डिंगटिन को विस्फोट किया। झांग डिंगटिन की आंखें घनीभूत हो गईं। लंबा चाकू क्षैतिज रूप से चला गया। चाकू की पीठ बेली की हवा के खिलाफ फिसल गई। चाप के आकार की हवा की लहर ने गोली मार दी और दूर के खंडहरों को नष्ट कर दिया, पृथ्वी को अलग कर दिया। बढ़ती हवा की लहर हिल गई, और विलो पहली बार चौंक गया था। पीछे हटते हुए, खून का एक कौर बाहर निकल गया। बेली इस बल के साथ पीछे हट गई। झांग डिंगटिन अभी भी रुके हुए थे, अभी भी चाकू को झूलते हुए। पेरिस को देखते हुए, ब्लेड फिर से फ्लिप किया और बाहर खिसक गया। टोक। पेरिस के छात्र सिकुड़ गए, और वह जल्दी से वापस आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेली और विलो द्वारा हमला किए गए मूल निवासियों के पास उस पर हमला करने की अतिरिक्त शक्ति होगी। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेरिस के पेट में स्लैश पास हुआ। एक विशाल रक्त का दाग पीछे रह गया। खून जमीन पर कपड़े गिरा और गंभीर दर्द नसों के माध्यम से बह गया। पेरिस ने अनजाने में अपने घुटनों पर घुटने टेक दिए। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। एक व्यक्ति, एक तलवार, राजधानी को दबा दिया। 7 ऋषि नंबर 1 और पागल तलवार हाशेंग है। इस समय बेली के तीनों को इस बात की गहरी समझ है कि सेवन सेज क्या है। ये व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे मजबूत हो सकता है। वे ये पता नहीं लगा सकते हैं कि विकास के केवल आधे साल बाद पृथ्वी पर इस तरह के भयानक चरित्र का जन्म कैसे हो सकता है, और देवु साम्राज्य के लिए सीमा पार बिजली घर होना मुश्किल होगा। तथाकथित क्रॉस बॉर्डर एक मजबूत व्यक्ति है जो मौजूदा स्तर पर उच्च स्तर की लड़ाकू शक्ति दिखा सकता है। व्यक्तिगत टर्मिनल सेटिंग्स काफी सख्त हैं। यहां तक कि अगर वर्तमान स्तर की चरम मुकाबला शक्ति तक पहुंच गया है, तो यह मुकाबला कौशल की मदद से उच्च स्तर दिखाने में सक्षम नहीं हो सकता है। दायरे का मुकाबला शक्ति मूल्य। बेली की तरह, उसका मुकाबला मूल्य 3000 है। अन्वेषण का चरम, लेकिन भले ही वह युद्ध कौशल का उपयोग करता है और सम्मलन में प्राणियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखता है, मुकाबला मूल्य 3001 तक नहीं पहुंच सकता है। यह एक दीवार की तरह है, अलग अन्वेषण और सम्मलन। केवल एक प्रकार का व्यक्ति है जो इस दीवार को तोड़ सकता है। वह है सीमा पार बिजलीघर, जो स्पष्ट रूप से दायरे की खोज करने में सक्षम है, लेकिन सम्मलन की युद्ध शक्ति दिखा सकता है। इस तरह के व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है। जिस क्षण झांग डिंगटिन ने चाकू उठाया, उसका लड़ाकू शक्ति मूल्य 3200 है, सम्मलन युद्ध शक्ति मूल्य। गो। बेली ने पिया और सीधे राजधानी के बाहर उड़ान भरी।
विलो और पेरिस ने अपनी चोटों का विरोध किया और उसी समय छोड़ दिया। झांग डिंगटेन ने पीछा नहीं किया और शांति से 3 छुट्टी देखी। वे तीनों कमजोर नहीं थे। कुछ समय पहले कुछ विदेशी छात्र परेशानी करने के लिए राजधानी आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे जीवित नहीं रख सका। उसने पहले ही 5 छात्रों को मार डाला था, उनमें से 3 वास्तव में उसे चाकू ले सकते हैं और 3 संतों की ताकत हासिल कर सकते हैं। विशेष रूप से वह छोटा बौना, जो उसके बराबर है, बहुत शक्तिशाली है। हुआ शेंग के बख्तरबंद वाहन दिखाई दिए और पेशेवर कपड़ों में एक खूबसूरत युवती उनमें से एक से बाहर चली गई और वह झांग डिंगटेन के पक्ष में आए और चिंतित होकर कहा। झांग डिंगटेन ने हल्के से कहा, आदेश पर पास होने दें, अपरिचित विकासकर्ताओं की सख्ती से जांच करें और उन छात्रों को रिपोर्ट करें जो तुरंत छात्रों की तरह हैं। पहल न करें। उद्धरण चिन्ह, तारों वाले आकाश के छात्रों का समूह जो सिर्फ आपके साथ लड़े। महिला ने पूछा। झांग डिंगटेन ने महिला को देखा, बहुत ज्यादा मत सोचो, कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, महिला सम्मानजनक दिखती थी, सिर हिलाती थी और सेना को आदेश देती थी, सख्ती से काम करती थी। राजधानी के बाहर 3 लोग उतरे और पेरिस गुस्से से चिल्लाया, एक मूल निवासी, उसने मुझे चोट पहुंचाई, वास्तव में मुझे चोट लगी, मैं चाहता हूं कि वह मर जाए, तुरंत उसे मरना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, विलो ने अपने मुंह के कोनों पर खून के धब्बे मिटा दिए, मूल निवासियों के बीच वास्तव में मजबूत क्रॉस बॉर्डर है, यह अविश्वसनीय है। उद्धरण चिन्ह, बेली ने एक गहरी आवाज में कहा, चिंता न करें, मुकाबला मूल्य सबसे अविश्वसनीय पहचान विधि है और जीत या हार व्यक्तिगत और युद्ध कौशल पर निर्भर करती है। उद्धरण चिन्ह, विलो डूब गया और राजधानी को देखा, अविश्वसनीय। ये सही है, आमतौर पर बोलना, मुकाबला मूल्य वास्तव में अविश्वसनीय है। कई मजबूत खिलाड़ी युद्ध मूल्य को बढ़ाने का इरादा नहीं रखते हैं और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह का व्यक्ति काफी शक्तिशाली है, लेकिन वर्तमान क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने के लिए मुकाबला मूल्य अलग हो सकता है। देवू साम्राज्य ने सीमा पार के बिजलीघरों को सीधे शाही अदालत की 13वीं टीम में शामिल होने का आदेश दिया। ये साम्राज्य में सर्वोच्च अधिकार है। सीमा पार के बिजलीघरों को प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया जाता है। अभी अभी उन्होंने भयानक सीमा पार बिजलीघरों का एहसास किया। मूल निवासी युद्ध कौशल का उपयोग करने के लिए प्रतीत नहीं होते हैं, बस एक ही चाकू ने उसे पैरी करना मुश्किल बना दिया। ये सीमा पार बिजलीघर है। हालांकि बेली ने हल्के से बात की, लेकिन वह अपने स्वर में ईर्ष्या को छिपा नहीं सका। वह बहुत मजबूत था। उनका जन्म तीसरे गुरुत्वाकर्षण ग्रह पर हुआ था। उसके पास 3000 की लड़ाकू शक्ति थी। हालांकि यह अभी भी उस बाधा के माध्यम से तोड़ने में असमर्थ है, युद्ध की शक्ति को 3001 तक बढ़ाने में असमर्थ है, जो कि अनगिनत प्रतिभाओं को फंसाता है। वास्तव में इसे मूल निवासियों में देखा है। मैंने उसे जाने नहीं दिया। एक मूल निवासी ने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। पेरिस घृणा में डूबा हुआ था, उसकी आंखें कड़वी घृणा से चमकती थीं। मैं जानवरों के ज्वार को प्रेरित करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह, बेली की टकटकी घनीभूत हो गई और उसने बात नहीं की। और से विलो सहमत हो गया, भगोड़ा सुराग राजधानी में छिपा होना चाहिए। झांग डिंगटेन को पता चल सकता है कि एक ललाट टक्कर बुद्धिमान नहीं है और पेरिस तुरंत जानवर के ज्वार को प्रेरित करता है और झांग डिंगेन को रोकता है। शहर के बाहर मैं सुराग खोजने के लिए बेली के साथ गया था। उद्धरण चिन्ह, पेरिस ने सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने को चाटा और दूरी में भाग गया। एक दिन बाद जब ल्यूइन ने ग्रैनी को हेबई लाया, तो उसने सुना कि राजधानी जानवरों की लहर से टकरा रही है और पूरी राजधानी उत्परिवर्ती जानवरों और लाश से भरी हुई है। राजधानी के बाहर लगभग 10 लाख लाशें हैं और जानवर का ज्वार नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि येगे ने कहा था कि उनकी अकादमी, पेरिस का सबसे मजबूत सदस्य भी राजधानी में आया था। क्या यह उसका हो सकता है जिसने शॉट बनाया हो? ल्यू यिन ने अनुमान लगाया। दादी ने कहा, यह संभव है कि ब्लू माउंटेन कॉलेज के छात्र जानवरों को नियंत्रित करने में कम या ज्यादा सक्षम होंगे और पेरिस अकादमी में सबसे मजबूत के रूप में असाधारण तरीके होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह, ल्यू यिन की आंखें ठंडी थीं। अगर यह व्यक्ति वास्तव में शॉट लेता तो यह व्यक्ति नहीं रह सकता था। वास्तव में यह एक अच्छी बात है। जानवरों का ज्वार लाशों के ज्वार से टकराता है। जब तक राजधानी में लोग बाहर नहीं आते हैं, ये ठीक होना चाहिए, दादी ने कहा। ल्यू यिन कराहते हुए, दादी सोच सकती थी कि पेरिस भी सोच सकता है, यह अभी भी पशु ज्वार क्यों चला रहा है। राजधानी में अनगिनत सैनिक बचाव को बदलने के लिए दौड़े और जानवर की लहर और लाश की लहर ने कुछ हद तक राजधानी को प्रभावित किया।
कभी कभी उड़ने वाले उत्परिवर्ती जानवरों द्वारा पारित किया जाता है और एक से क्लेम का कारण बनता है। एक ऊंची इमारत पर दो मानव आंकड़े शहर से बाहर दिखते थे और दूरी में आकाश में एक स्लैश शॉट एक उड़ने वाले उत्परिवर्ती जानवर को काटकर और उच्च ऊंचाई पर रक्त का छिड़काव किया। वह झांग डिंगटियन है जो 7 ऋषियों में से पहला है। वास्तव में आश्चर्यजनक गुरेस आश्चर्यचकित था। और बल्लारो ने पूरी तरह से कहा, इस व्यक्ति की ताकत मेरे ऊपर है। उद्धरण चिन्ह बकवास, वह एक मजबूत सीमा पार है, आप और मैं उसके लिए एक साथ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, ग्यूज ने कहा। बल्लारो आश्वस्त नहीं था और हरी मुट्ठी को निचोड़ लिया, मुझे उसे सिर पर लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार सकता हूं। उद्धरण चिन्ह ये जानवर लहर पेरिस में महिला के कारण होनी चाहिए थी। वह महिला बहुत शातिर है। ऐसा लगता है कि झांग डिंगटियन को बहुत नुकसान हुआ है, अन्यथा वह पागल नहीं हुई और जानवरों की ऐसी लहर को प्रेरित किया। उसने जो कीमत अदा की वह हल्की नहीं है। ग्रेस ने सोचा, जानवरों का ज्वार झांग डिंगटियन को आकर्षित करता है और शहर में कोई नहीं है। बेली और विलो शहर में भगोड़ों के सुराग की तलाश कर सकते हैं, बल्लारो ने कहा। गुरसी ने तुरंत अपने व्यक्तिगत टर्मिनल पर क्लिक किया और कहा, वाह, 5 खोजकर्ता, उनमें से एक झांग डिंगटियन है और अन्य 4 बेली, विल्लो, एड और हेडीन होने चाहिए। वे सभी यहाँ मिले, ये बहुत जीवंत है। उद्धरण चिन्ह बल्लारो का चेहरा गंभीर था, एड भी यहाँ है, ये परेशानी है, ये व्यक्ति बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह गुज ने कहा, मैंने एक असाधारण तरीके से युतांग में प्रवेश किया और 30 अकादमियों में सबसे मजबूत को हराया। यह एड का रिकॉर्ड है। यह थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि अगर हम झांग डिंगटियन को खबर देते हैं तो उसका क्या होगा? उद्धरण चिन्ह बल्लारो ने कहा और कहा, अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। उद्धरण चिन्ह गुरसी ने अपनी आंखें घुमाई, हमारे अपने लोग कैसे हो सकते हैं? हम प्रतिस्पर्धी हैं और साम्राज्य की नजर में हम और पृथ्वी पर लोग दोनों परीक्षक हैं और कोई विश्वासघात नहीं है। उद्धरण चिन्ह बल्लारो ने सिर हिलाया, मैं जानवरों के ज्वार का सामना करने में मदद करने के लिए पौधों को चला सकता हूं और झांग डिंगटियन को मुक्त कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह यह इतना सुखद निर्णय है। ग्रेस को बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ काले वस्त्र में लिपटे 2 आंकड़े एक परित्यक्त होटल में खड़े थे। एड, मुझे लगता है कि बल्लारो की सांसें बहुत मजबूत हैं, काले रोब वाले पुरुषों में से एक ने कहा, उसके मुंह के एक क्रूर चाप के साथ। एक अन्य काले रो वाले व्यक्ति, एड ने गहरी आवाज में कहा, शहर में 7 अन्वेषण कृषक हैं, साथ ही शहर के बाहर पेरिस भी है। यहाँ 8 अन्वेषण एकत्र किए गए हैं। यह थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन इसे मारना बहुत मुश्किल नहीं है। एकमात्र परेशानी झांग डिंगटियन है, वास्तव में स्वदेशी लोगों के बीच एक सीमा पार मजबूत है, यह अविश्वसनीय है। उद्धरण चिन्ह इसे झांग डिंगटियन द्वारा मेरे पास छोड़ दें, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि तथाकथित सीमा पार बिजली घर कैसा हो। काले रोजे वाले व्यक्ति ने उत्साह के साथ देखा, उसकी आंखें हरे रंग की चमकती थीं। स्टील सिटी की दीवार पर झांग डिंगटियन का चेहरा भारी था और दूरी में लाशों और जानवरों के विशाल ज्वार मांस और रक्त के मोटा की तरह लड़े और जीव हर सेकंड मर गए और उनका खून आकाश में चला गया। लाश बहुत कमजोर होती है और उत्परिवर्ती जानवरों के पंजे के नीचे आसानी से फटी जा सकती है, लेकिन लाश बहुत जहरीली होती है, जिसके कारण उत्परिवर्ती जानवर बहुत कम हो जाते हैं। पूर्व में 10 किलोमीटर से अधिक, पेरिस ने ताल दिया और उत्साह से दूरी पर देखा, जाओ, अधिक अधिक, मैं इस शहर को जानवरों के ज्वार के साथ दफन करना चाहता हूँ। स्थानीय लोग मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कीमत चुकाएं। पेरिस ने ध्यान नहीं दिया कि ठंडी हवा उसके पैरों के नीचे दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि तापमान कम नहीं था, लेकिन हवा में बर्फ सफेद बर्फीली ठंड दिखाई दी। पेरिस अभी भी युद्ध के मैदान में दूरी पर लड़ रहा था और उसके कपड़े ले गया। थोड़ी ठंड क्यों थी? टोक बेवजह पेरिस का दिल कड़ा हो गया और उसकी पीठ ठंडी हो गई। वह अचानक घूम गई और अपनी आंखें पकड़ ली। एक खूबसूरत महिला उसे शांति से देख रही थी। लाल जूते गहरे लाल रंग की जमीन पर चले गए और उसने सफेद सादे स्कर्ट और नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उनके लंबे बाल नीचे लटक रहे हैं और उनका रंग उदासीन है। आप कौन है? पेरिस भयभीत था। कोई व्यक्ति खुद के बहुत करीब था, लेकिन वह नहीं जानता था, बहुत लापरवाह, चोट की अगली कड़ी। सुंदर महिला ने पेरिस को उदासीनता से देखा, आपने इस जानवर के ज्वार का कारण बना। उद्धरण चिन्ह पेरिस ने महिला को उसकी आंखों में जलन के साथ देखा। यह महिला बहुत सुंदर है और केवल स्टार पिकिंग लड़की इसे उन लोगों के बीच मेल कर सकती है जिन्हें उसने देखा है।
इस तरह की सुंदरता में दुनिया में कोई अशुद्धियां नहीं है और यह शुद्ध और निर्दोष है। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, जानवरों का ज्वार, आपने इसका कारण बना। खूबसूरत महिला ने फिर पूछा, आप कौन है? पेरिस ने धीमी आवाज में पूछा, उसकी आंखें सतर्क हैं। सुंदर महिला ने पेरिस को देखा, मेरा नाम शिरुकी है। उद्धरण चिन्ह। 7 संतों में से एक, लुओ शिंग बैक्स्यू। पेरिस हैरान था। बाइजू की टकटकी ने पेरिस को पार कर लिया। रक्त रंग के युद्ध के मैदान को देखते हुए उसकी आंखें ठंडी थीं। आप जानवर के ज्वार का कारण क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। पेरिस ने कटाक्ष किया, आदिवासी लोग मुझसे बात करने के लिए योग्य नहीं है। मेरे लिए आपको हड़पने के लिए प्रतीक्षा करें और अपना चेहरा फाड़ दें। जैसा कि जांच करने वाले हाथ ने बैक्स्यू को पकड़ लिया, जानवर उसकी हथेली से दहाड़ गया, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। बाइजू के पीछे हटने के बाद उसकी आंखों के सामने कठोर बर्फ की परतें दिखाई दी, जो पेरिस द्वारा आसानी से चकनाचूर हो गई थी। पौधों द्वारा लाई गई बर्फ अभी भी मुझे रोकना चाहती है। स्वदेशी लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। बैक्स्यू ने पेरिस में पैट करने के लिए अपनी हथेली को रोका और उठाया। पेरिस ने स्नेह किया, मौत की मांग, और एक हथेली के साथ बाइजू को छूने के बारे में बात की। ठंडी हवा का प्रवाह पूरे स्थान पर बह गया, जिससे जमीन जम गई और बैक्स्यू की बर्फ पेरिस में फैल गई। पेरिस ने परवाह नहीं की, हालांकि उसकी चोट ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसने बाइजू को बिल्कुल नहीं देखा। मैंने कहा, पौधों के कारण होने वाली ठंड बेकार है। बिखरने के बाद कुछ बर्फीली घासें गिर गईं, बिल्कुल झाओयू के शरीर पर घास की तरह। ये वह घास है जो ठंड को बाहर निकालती है, जो झाओयू को बर्फ की हथेली का उपयोग करने की अनुमति देती है। प्रभाव लॉ क्रिस्टल के समान है। पेरिस ने शिरुकी को अहंकारपूर्वक देखा। वह शिरुकी की हताश अभिव्यक्ति देखना चाहती थी। हालांकि अगले ही पल अत्यधिक ठंड ने परिवेश को ढांक दिया। पृथ्वी एक पल के लिए जम गई और सफेद बर्फ की एक परत अचानक इसके चारों ओर दिखाई दी, हवा को संघनित करते हुए। पेरिस के छात्र तेजी से सिकुड़ गए और उसके चेहरे पर खून फीका पड़ गया। असंभव, ये प्रतिभा है, बर्फ प्रतिभा है, आपके पास प्रतिभा है। उद्धरण चिन्ह। बाइजू की टकटकी अपरिवर्तित रही। अंतहीन ठंड ने एक बार फिर पेरिस को ढांक दिया और पलक झपकते ही पेरिस का दाहिना हाथ जम गया। पेरिस पीछे हटने की व्यर्थ कोशिश में चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन 2 सेकंड के भीतर उसका पूरा शरीर जम गया और फिर बिखर गया। ब्लू माउंटेन कॉलेज की सबसे मजबूत व्यक्ति मृत्यु। पेरिस की मृत्यु के साथ स्कारलेट बैटलफील्ड पर जानवर का ज्वार ठीक हो गया है और कई ने फिर से शुरू कर दिया है। बाइजू ने कहा, यह महिला बहुत मजबूत है। अगर यह चोट नहीं लगी है तो वह मुक्त होने में सक्षम हो सकती है। उसने खुद को कम करके आंका, लेकिन फिर भी उसने अभी भी बर्फ के लिए अपनी प्रतिभा को मजबूर किया। शहर में विल्लो और बेली ने उस जगह की खोज की जहां झांग डिंगटिन रहते थे और कार्यालय जो नंबर 1 और इतने पर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं पाया। लू यिन और दादी राजधानी के बाहर पहुंचे, फिर युद्ध के मैदान को पार किया और शहर में आए। इस समय राजधानी में माहौल गंभीर है, लेकिन कोई अराजकता नहीं है। हालांकि सभी बचे लोगों को अपने चेहरे पर डर है, फिर भी वे हुइन में अपना विश्वास बनाए रखते हैं। शांतिपूर्ण समय में चाहे कितने भी समृद्ध शहर हों, वे अंत के बाद भी वही होंगे। टूटे हुए पुलों, परित्यक्त इमारतों और ढह गए घरों के साथ रहने के लिए जगह होना बहुत अच्छा है। लू यिन ने राजधानी का एक नक्शा पाया और दादी को सीधे झांग डिंगटिन के निवास पर ले गए। उन्होंने और विलो और अन्य लोगों ने सोचा कि अगर राजधानी में किसी को लाश के ठिकाने का पता था, तो झांग डिंगटिन की सबसे अधिक संभावना थी। स्टील सिटी की दीवार पर झांग डिंगटिन दूरी में बढ़ते सफेद को देखता था। ये बर्फीली गैस थी, बैक्स्यू की बर्फीली गैस। हुआ शिंग, इसे देखें, किसी ने कहा। सभी ने दूरी पर देखा। युद्ध के मैदान में अनगिनत उत्परिवर्ती जानवरों ने लाश के साथ लड़ाई की और पृथ्वी को लाल रंग दिया। हालांकि इस समय सफेद रंग का एक स्पर्श अचानक दिखाई दिया, जमीन को फ्रीज कर दिया, और सुंदर महिला ने धीरे धीरे युद्ध के मैदान को पार कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां से गुजरा, यह एक उत्परिवर्तन था। जानवर और लाश दोनों जमे हुए हैं। ये लुओ शिंग बैक्स्यू, कोई व्यक्ति परमानंद था और फिर अनगिनत लोग खुश थे। द सेवन सेज प्रलय के दिन के रक्षक हैं और बैक्स्यू सेवन सेज के हस्ताक्षर हैं। वह सेवन सेज की एकमात्र महिला है और साथ ही चीन की सबसे खूबसूरत महिला भी है। उसकी उपस्थिति ने अनगिनत विकासवादी सैनिकों को चिकन रक्त की तरह उत्तेजित कर दिया है। सौंदर्य एक प्रकार की शक्ति है जो क्षमता को उत्तेजित कर सकती है और लोगों को शारीरिक दर्द और पीड़ा को अनदेखा कर सकती है। बाइजू निस्संदेह इस शक्ति के अधिकारी हैं।
जब बाइजू शहर की दीवार पर दिखाई दिया तो हुइंग में हर कोई दहाड़ता हुआ, युद्ध के मैदान में अनगिनत उत्परिवर्ती जानवरों को घबराता हुआ। झांग दिंगटेन ने युद्ध के मैदान में बेहोश होकर देखा और लंबे चाकू को पकड़ लिया। बाइजू ने झांग दिंगटेन के पक्ष में कदम रखा और कहा, मैंने उस व्यक्ति को हल किया है जिसने जानवर के ज्वार का कारण बना। यह एक एलियन छात्र है। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, झांग दिंगटेन ने हल्के में कहा। बाइजू ने उदासीनता से कहा, आप बहुत दयालु हैं, आपको उन्हें पकड़ना चाहिए भले ही आप उन्हें मार ना दें। ये लोग हमें बिल्कुल भी इंसान नहीं मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग दिंगटेन ने पूरी तरह से कहा, मैंने 5 को मार डाला, ये बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। बाइजू आश्चर्यचकित था, यह मुश्किल है? आपको मार भी नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। झांग दिंगटेन ने बाइजू को देखा, 7 ऋषियों को भी 3 ऋषियों और 4 ऋषियों में विभाजित किया गया है, और विदेशी छात्रों को स्वाभाविक रूप से विभाजित किया गया है। जिस व्यक्ति को आपने अभी मारा है वह आसान नहीं है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बाइजू चुप था, महिला ने उसे अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जो अगले 4 संतों के लिए असंभव था। उस महिला के पास 3 संतों के साथ लड़ने की ताकत थी। आपने अभी कुछ कहा है, जिसका अर्थ है कि इस बार दिखाई देने वाले विदेशी छात्र अकेले नहीं है। दूसरों के बारे में कैसे? बाइजू ने अचानक पूछा। झांग दिंगटेन ने अपनी आंखें संकीर्ण की, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। बाइजू ने अपने द्वारा चुराए गए व्यक्तिगत टर्मिनल को निकाल लिया, कुछ बार क्लिक किया, और स्क्रीन पर एक बीपिंग ध्वनि थी, 8, शहर में 8 पावर हाउस हैं। बाइजू आश्चर्यचकित था। झांग दिंगटेन की आंखें चौड़ी थीं, और वह गुस्से से भरा था, और अचानक 8 स्वर्गीय बिजली घर थे, जो पूरी तरह से राजधानी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे, वे मौत की तलाश में हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ, जब लू यिन और दादी झांग दिंगटेन के निवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे, तो दादी अचानक रुक गईं और आश्चर्य में आगे दिखीं। लू यिन ने अपने टकटकी का पालन किया और 2 पुरुषों को देखा, एक लंबा और एक छोटा। वे इतने विशिष्ट थे, बचे लोग शायद ही कभी इतना साफ पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटा आदमी बहुत अजीब है, 1 मीटर लंबा है। बाएं और दाएं की ऊंचाई, मजबूत आंकड़ा, इस तरह की आकृति को सड़क पर एक नजर में पहचाना जा सकता है। उनमें से 2 विलो और बेली थे। वे सिर्फ झांग दिंगटेन के निवास से बाहर आए थे और कुछ भी नहीं मिला। जब वे लू यिन और दादी से मिलने गए तो वे कहीं और जाने वाले थे। विलो के 2 बहुत विशिष्ट हैं, और लू यिन के 2 बुरे नहीं हैं, खासकर दादी। कई महिलाओं को अंत के बाद जीवित रहने की गारंटी नहीं है, न कि उनकी उपस्थिति का उल्लेख करने के लिए। दादी सुंदर दिखती हैं और भीड़ में चमकने लगती हैं। वही विलो द्वारा तुरंत खोजा और पहचाना गया था। विलो, दादी ने कहा, अवचेतन रूप से लू यिन के पास। लू यिन की आंखें संकुचित। विलो, उसने कई बार यह नाम सुना था। साम्राज्य की पहली सैन्य अकादमी में सबसे मजबूत, एक कुलीन व्यक्ति जो कार्य को पूरा करने के लिए योग्य था, अप्रत्याशित रूप से यहां इतने संयोग से मिला। विलो ने दादी को भी काफी आश्चर्यचकित किया। पूंजी वह स्थान है जहां जांच कार्य पास होना चाहिए। क्या दादी प्रकट होने पर कार्य पूरा करना चाहती है? विलो हंसने में मदद नहीं कर सकता। उसने लू यिन को देखा और उसकी आंखों में अवमानना का निशान पड़ गया। स्टार ऊर्जा के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि लू यिन बस के माध्यम से टूट गया था और बकवास के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या आप जानते हैं? बेली ने गहरी आवाज में पूछा। विलो ने उसी कॉलेज से का जवाब दिया। इसे ले, हम जनशक्ति से कम हैं, बेली ने गहरी आवाज में कहा। विलो ने सिर हिलाया और दादी को पिया, आओ और हमारे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। दादी की आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया, और उसने लू यिन को देखा। परीक्षण सभी के उद्देश्य से है, जब तक कि वे दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं, वे दुश्मन हैं, भले ही वे एक ही अकादमी में सभी दुश्मन हो। दादी के लिए, हालांकि लू यिन ने उसे नियंत्रित किया, लेकिन इसने उसके जीवन को खतरे में नहीं डाला। विलो अलग है, सितारों से कोई है। अधिक क्रूर। मैंने आपको आने के लिए कहा, क्या आपने नहीं सुना? विलो चिल्लाया, बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बेली डूब गई, अपनी आवाज नीचे रखें। उद्धरण चिन्ह। विलो ने दादी को ठंडी आंखों से देखा। लू यिन ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और विलो को बेहोश करके देखा। आप किससे बात कर रहे हैं? बहुत शोर, आप नहीं जानते। विलो एक पल के लिए जम गया। उन्होंने शायद लू यिन से यह कहने की हिम्मत नहीं की, वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किस कॉलेज में छात्र हैं, लेकिन आज आपको हटा दिया जा सकता है। लहरों की एक लहर चारों ओर दबाया गया और कई बचे लोगों को प्रतिक्रिया देने से पहले हिला दिया गया।
लू यिन ने अपनी भौहें उठाई और अपनी खाली हथेली को विभाजित किया। देखकर वह भी एक हाथ से दबा और फिर एक हथेली से गोली मार दी। उसी समय विलो ने एक हथेली से भी गोली चलाई। टोक मध्य हवा में दो समान हमले हुए। सभी ने केवल एक धमाका सुना। हवा बिखरी हुई, अनगिनत तेज हवाओं ने दीवारों को तोड़ दिया और यहां तक कि पुलों को भी कुचल दिया। जिस भूमि से वे टकराए थे वह टूट गई थी और हवा का प्रवाह बह गया और फिर 100 मीटर की ऊंचाई पर फैल गया। विलो ने लू यिन को विस्मय में देखा। आप वास्तव में स्प्लिटिंग पाम का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन की आंखें उदासीन थीं। उन्होंने सुना कि दादी ने कहा कि विलो स्प्लिट पाम का उपयोग कर सकते हैं। वह हैरान नहीं था, वह आश्चर्यचकित था कि विलो की स्प्लिट पाम थोड़ी कमजोर लग रही थी, क्योंकि इस समय विलो की दाहिनी हथेली कांप रही थी। ये जबरन था, विभाजित खाली हथेली का उपयोग करने के परिणाम। बेली को लू यिन को देखकर भी आश्चर्य हुआ। हर कोई स्प्लिट स्काई पाम का उपयोग नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति विलो से भी बदतर नहीं है। उसी समय स्टील सिटी की दीवार पर झांग डिंग टिन और बाइजू ने एक ही समय में शहर को देखा और वे ठंडी आंखों से कूद गए। बाइजू की आंखों में हत्या का इरादा व्यापक था और शहर में स्वर्गीय रैंकों की शक्ति के कारण होने वाली आपदा बहुत बड़ी थी। इन छात्रों ने पृथ्वी पर लोगों के जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन्हें मारना पड़ा। शहर में, दादी ने कहा, झांग डिंग टिन यहाँ है और इसके बगल में अन्वेषण का एक बल है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने परवाह नहीं की। दूसरी ओर बेली डूब गया। त्वरित लड़ाई। झांग डिंग टिन यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों को संकुचित करने के साथ विलो का शरीर एक रिंग कवच से ढका हुआ था। उसने लू यिन की ओर छलांग लगाई और अपना पैर बाहर निकाला। साधारण लोग उसके हमले की गति को नहीं देख सकते थे। लू यिन ने अपना पैर उठाया और विलो के बछड़े पर लात मारी। जमीन टूट गई और डूब गई और हवा की लहर फैल गई। विलो गर्जना करता है और बाहरी तारा ऊर्जा विस्फोट हो गई, लू यिन की ओर कुचल गई और पृथ्वी कांप रही थी। वह शुद्ध तारा ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था। निर्णायक जीत। लू यिन ने स्नेह किया। वह निश्चित रूप से विलो के रूप में अपने शरीर में कई सितारों के रूप में नहीं था, लेकिन उसने विलो की गति से सितारों को 2 बार अवशोषित किया, भले ही वह उसे उपभोग करने से अधिक था। दादी जल्दी से पीछे हट गई और स्टार उसे उसके खिलाफ सहन नहीं कर सका। दूरी में बेली ठंडी लग रही थी। दादी के पास पहुंची, उसका हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। दादी ने अपने दांतों को पीस लिया और कई लॉ क्रिस्टल को कुचल दिया। बढ़ती आग की लपटें जमीन पर जल गईं और ज्वलंत हथेली ने कम आवाज का उच्चारण किया। दादी की हथेली में आग की लपटों ने बेली की ओर इशारा किया और थप्पड़ मारा। बेली की आंखें ठंडी और घमंडी थीं और उसकी हरकतें अपरिवर्तित रहीं। बेली द्वारा नी की अग्नि हथेली को थप्पड़ मारा गया था। यह अंतर बहुत बड़ा था। बेली के लिए दादी की लौ बहुत कमजोर है। लू यिन ने दादी को बेली द्वारा पकड़े जाने पर देखा। उसकी दाहिनी हथेली बाहर ब्लास्ट हो गई और हवा को बेली की ओर एक झटका लहर के रूप में देखा जा सकता है। बेली ने मुड़कर दरार वाली खाली हथेली को टुकड़ों में दबा दिया। विलो गो। उद्धरण चिन्ह। विलो हंसा, अपने शरीर को हिलाकर और दूरी में भागते हुए फिर से तेजी से। लू यिन ने खर्राटे लिए और सीधे विलो की ओर चले गए। अपनी हथेली को उठा लिया और सितारे उसकी हथेली में दिखाई दिए। विलो की आंखें बदल गईं। संकट की एक अकथनीय भावना बढ़ गई लू यिन को एक हथेली से घूरते हुए, और वह इससे बचने में संकोच नहीं करता था। यह अफसोस की बात है कि आकाश की हथेली से बचना इतना आसान नहीं है। सितारों के रोटेशन में मूल रूप से एक विशाल सक्शन पावर होती है। केंद्र के रूप में लू यिन की दाहिनी हथेली के साथ इस स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ सितारों की तरह अवशोषित होता है। बेली हैरान थी और लू यिन की हथेली उसके लिए भी हैरान थी। उछाल। तेज आवाज के साथ अंतिम क्षण में विलो की दरार वाली हथेली पूरी तरह से बिखर गई। उसके शरीर को एक उल्का की तरह पृथ्वी में तोड़ दिया गया था। टूटे हुए पुल को फिर से तोड़ दिया और पृथ्वी को एक विशाल गड्ढे से बाहर निकाल दिया गया। लुओ मिंग ने खून की उल्टी की और लू यिन को अविश्वसनीय रूप से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक हथेली से घायल हो जाएगा, और वह हथेली इतनी मजबूत थी कि रिंग कवच बिखर गया। दादी चौंक गई। विलो अकादमी में सबसे मजबूत था और वह एक हथेली से बहुत मारा गया था। यह अविश्वसनीय था। शहर में लड़ने की हिम्मत। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। एक दहाड़ दूर से आई। उसके बाद एक भयंकर स्लैश आया जो आकाश में गिर गया और लक्ष्य बेली पर निर्देशित किया गया। बेली ने दादी को हिलाकर रख दिया, खुद से बचकर। पृथ्वी को मारना और काटना अनगिनत भयंकर हवाएं हैं। बेली ने पहली बार रिंग कवच पर रखा और झांग डिंग टिन को पूरी तरह से देखा।
आकाश में उच्च झांक डिंगटिन ने नीचे देखा, बेली और दादी को देखते हुए, और लू यिन को जमीन पर खड़ा देखा और विलो जो स्पष्ट रूप से गड्ढे में घायल हो गया था। उसका दिल डूब गया। उन्होंने बेली और विलो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे दोनों बहुत मजबूत थे। अब एक गंभीर रूप से घायल हो गया और एक अजनबी फिर से दिखाई दिया। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से विलो को घायल करने वाला व्यक्ति था। यह व्यक्ति मजबूत था। यह मुश्किल था। इस समय, यहां तक कि झांक डिंगटिन के पास यह विचार था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां केवल 4 थे, और अभी भी 4 स्वर्ग स्तरीय पावरहाउस थे जो दिखाई नहीं दिए थे। खांसी। विलो ने अपने शरीर को ढांक लिया और लू यिन को डर से देखते हुए गड्ढे से बाहर निकल गया, बेली की तरफ चला गया। स्थिति प्रतिकूल है। उद्धरण चिन्ह। बेली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, एक गहरी सांस ली, और उसका रंग शांत हो गया। ये 3 तरफा हाथापाई नहीं हो सकता है। अपने आप से जाने का एक रास्ता खोजें, और फिर अचानक दादी के पास पहुंचे, और जब सभी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने दादी को फेंक दिया। जियांग झांक डिंगटिन। झांक डिंगटिन ने अवचेतन रूप से चाकू उठाया और उसे काट दिया। दादी चौंक गई, उसका चेहरा पीला हो गया। लू यिन ने हवा में छलांग लगाई, दादी को दूर धकेल दिया, और झांक डिंगटिन को थप्पड़ से मार दिया। विभाजित हवा हथेली हिल गई और फिसल गई, उच्च ऊंचाई पर टकराते हुए हवा विकृत हो गई, और लू यिन को उतरने के लिए मजबूर किया गया। जमीन में गहराई से कदम रखा, चौंक गया। ये झांक डिंगटिन की शक्ति है। बेली ने दादी को बाहर फेंक दिया और सीधे छोड़ दिया। वही विलो के लिए जाता है। एक झांक डिंगटिन से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल है। अकथनीय दुश्मनों के साथ युग्मित। वे मूर्ख नहीं हैं, हालांकि वे अभिमानी हैं। लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। झांक डिंगटिन बेवकूफ नहीं है। दादी को चाकू देने के बाद उन्होंने बेली को चाकू देने में संकोच नहीं किया। 2 तलवारों के बीच लगभग कोई समय अंतराल नहीं है। बेली को कुछ ही कदम दूर खिसकाया गया था, और जल्दी से टाल दिया। खुला, उसका चेहरा बदसूरत है। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, चलो। झांक डिंगटिन बेली की ओर बढ़े, एक छोड़ने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, और फिर उन्होंने चाकू उठा लिया और इसे काट दिया। एक करीबी चाकू के दबाव ने बेली को बेहद क्रोधित कर दिया। भारी मुट्ठी, बेली गर्जना, उसकी दाहिनी मुट्ठी बंद हो गई। तरंगों की परतें हवा को बाहर निकालती हैं और छिद्रित हो जाती हैं। उछाल, भूकंप कांप गया, और भारी पंच बेली का मुकाबला कौशल था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह पंच झांक डिंगटिन को घायल करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन परिणाम ने उन्हें भयभीत कर दिया। न केवल झांक डिंगटिन सदमे से घायल नहीं थे, बल्कि उन्होंने अधिक जमकर दबाव डाला और बेली को मार डाला। सीधे जमीन में दबाया गया। हवा की लहर सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बह गई, 1000 मीटर के दायरे में पूरी तरह से नष्ट हो गई। विलो के पास झांक डिंगटिन में अपनी हथेली को विभाजित करते हुए एक चाल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झांक डिंगटिन ने खाली हथेली को एक बैकहैंड के साथ खोला, और लंबी तलवार फिर से बेली में कट गई, और उसने अकेले दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लू यिन सिर्फ विलो पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के तलवों पर बर्फ दिखाई दी। बहुत दूर नहीं, दादी के पैर जमे हुए थे, और बायजू उसके पीछे से बाहर चला गया। लू यिन को ठंड से घूर रहा था। जल्दबाजी मत करो। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने बायजू को देखा, उसकी आंखों में एक आश्चर्यजनक रंग चमक रहा था। इतनी सुंदर महिला थी। क्या आप लुओ शिंग बैक्स्यू हैं? लू यिन ने अनुमान लगाया। बायजू ने ठंड से कहा, ऐसा लगता है कि आप विदेशी छात्रों ने जांच को बहुत स्पष्ट कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने हल्के से कहा, जुओ शान ने मुझे बताया कि उसने कहा कि आपकी सुंदरता को एक नजर में पहचाना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। बायजू की आंखें ठंडी थी। क्या आपने जुओ शान को स्थानांतरित किया? उद्धरण चिन्ह। लू यिन समझाने वाला था। झांक डिंगटिन ने उसे एक स्लैश के साथ युद्ध के मैदान में खींचने की कोशिश की। लू यिन ने टाल दिया। प्रकाश द्वारा बायजू को सीधे दादी को देखने के बाद वह डूब गया और इधर उधर भटक गया और दादी में दिखाई दिया। उसकी तरफ उसने बायजू की हथेली पकड़ ली। उसके हाथ फिसलन भरे थे, लेकिन बहुत ठंडा। आप उसे मारना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बायजू ने ठंड से कहा, तो क्या? जैसा कि उसने कहा, उसके शरीर से अत्यधिक ठंड आ गई। लू यिन की आंखें बदल गईं। प्रतिभा, आपके पास ठंडी बर्फ के लिए प्रतिभा है। बायजू ने बात नहीं की, और लू यिन की बाहों में फैलते हुए लू यिन को सीधे हथेलियों में रखने वाली हथेलियों को वह लू यिन और दादी को फ्रीज करना चाहती थी। लू यिन की आंखें विस्मयकारी थीं। जमी हुई हथेली तारा ऊर्जा में फट गई, और तारे बेहोश दिखाई दिए, और तारे हथेली में दिखाई दिए। जैसे ही स्टार हथेली निकली, बर्फ बिखर गई।
लू यिन की स्टार हथेली ने बाइजू को थोड़ी ताकत से हिला दिया और उसे 10 बार चकनाचूर कर दिया। डोम, बाइजू की बाह में दर्द होता है और उसका दिल चौंक जाता है। पहली बार किसी ने इतनी आसानी से उसकी बर्फ को चकनाचूर कर दिया है। शायद बाइजू को ठुकराते हुए देखकर झांग डिंगटियन ने बेली और विलो को छोड़ दिया और लू यिन की ओर खिसक गया। अधीर, लू यिन ने झांग डिंगटियन के चाकू से परहेज किया, झो शान की आईडी निकाली और उस पर फेंक दिया। मैं झो शान का दोस्त हूं, विदेशी नहीं। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटियन ने प्रमाण पत्र लिया और आश्चर्यचकित दिखे, क्या आप पृथ्वी से हैं? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने सिर हिलाया और बह गया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। नहीं, आप दोनों चले गए के बाद पीछा करेंगे, और फिर चले गए और विलो का पीछा किया, जो उसके सबसे करीब था। झांग डिंगटियन के पास अधिक सोचने का समय नहीं था और बेली की ओर खिसक गया। अब झांग डिंगटियन कुछ लोगों में सबसे मजबूत है और यहां तक कि सीमा पार बिजली घर हवा में गिर गया है। हालांकि लू यिन का स्काई स्टार पाम भयंकर है, फिर भी यह उसे पिघलने की शक्ति से टूटने की अनुमति नहीं देता है। एक उसकी वजह से है। उसकी अपनी युद्ध शक्ति बहुत कम थी, केवल 1000 से अधिक। दूसरे, ये स्वर्गीय स्टार पाम के कारण था जो केवल 2 सितारों द्वारा संचालित था। यदि ये 3 थे तो लू यिन को सीमा पार ताकत के लिए उठाना संभव हो सकता है। विलो मूल रूप से लू यिन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन झांग डिंगटियन के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लू यिन द्वारा आसानी से पकड़े गए थे। बेली को झांग डिंगटियन के अंतहीन हमलों में भी हराया गया था और छाती में फिसल गया था और गिर गया था। टोक।